हेलो एट स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एट स्टैंडर्ड का मैथ्स का सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। तो आपको ये क्वेश्चन पेपर आने वाले सेकंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए पूरा का पूरा प्रैक्टिस करके जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और स्टार्टिंग में इसी क्वेश्चन पेपर के शुरुआत में मैं जो पहला क्वेश्चन लेने वाला हूँ, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिख सकता है। तो इस क्वेश्चन पेपर को मिस मत करना। तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर और शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले आईएमपी क्वेश्चन की। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पेपर आप ऊपर से देख लो। देखो, क्वेश्चन पेपर में टेक्स्ट अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैंने साइड में आपके लिए क्वेश्चन वापस से लिख के रखा है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा, अच्छे से देखना है। पेन कॉपी निकाल के बैठो, कंफर्टेबल बैठो एंड लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। क्या लिखा है? नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 5th to 8th, मतलब कौन कौन सी स्टैंडर्ड है? 5th है, 6th है, 7th है और 8th है। चार स्टैंडर्ड है टोटल। इन अ जेडपी स्कूल इज गिवन इन द टेबल, ड्रॉ द सब डिवाइडेड बार ग्राफ टू शो द डाटा। तो आपको जो ये टेबल दे रखा है इसके अंदर आपको नंबर ऑफ बॉयज दे रखे हैं, मतलब 5th स्टैंडर्ड में कितने बॉयज है 34, 6th स्टैंडर्ड में कितने बॉयज है 36, 26, 7th स्टैंडर्ड में कितने हैं 21, 8th स्टैंडर्ड में कितने हैं 25। और उसी तरीके से आपको नीचे आप देख पाओगे तो गर्ल्स भी आपको दे रखे हैं। अब किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले काम करना है, आपको तीसरा रो यहाँ पे ऐड करना है और उस रो के अंदर आपको टोटल ऐड करना है। क्या ऐड करना है? टोटल। टोटल मतलब क्या? कितने बॉयज और कितने गर्ल्स है दोनों मिला के। तो अगर मैं पहले कॉलम की बात करूं, जो 5th स्टैंडर्ड का कॉलम है, उसके अंदर टोटल बॉयज और टोटल गर्ल कितने हो जाएंगे? टोटल बॉयज और टोटल गर्ल हो जाएंगे 51। उसी तरीके से अगर मैं 6th स्टैंडर्ड की बात करूंगा तो टोटल 40 हो जाएगा, 7th स्टैंडर्ड का 35 और 8th स्टैंडर्ड का 45। आई होप सो आपको ऐड करने तो आता होगा। अब आपको क्या करना है? आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम एक्स एक्सिस और उसके बाद ड्रॉ करेंगे हम लोग वाई एक्सिस। इतना काम हो गया अभी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वाई एक्सिस के ऊपर, आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये गिवन दे रखा है तो इसी के हिसाब से आपको चलना है, आप अपने मर्जी से नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस पे 10 दिखा दिया, देखो अच्छे से देखना, 10 दिखा दिया, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट 51 है, तो आपको ज्यादा 60 के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक्स एक्सिस के ऊपर स्टैंडर्ड दिखानी है। तो पहले मैंने 5th स्टैंडर्ड दिखा दी, 6th स्टैंडर्ड दिखा दी, 7th स्टैंडर्ड दिखा दी और 8th स्टैंडर्ड दिखा दी। बात समझ में आया? अब आपको क्या करना है, टोटल है, जितना टोटल है उतना बड़ा आपको ग्राफ बनाना है। वापस सुनना, जितना टोटल है उतना बड़ा आपको ग्राफ बनाना है। तो पहले टोटल में 51 का ग्राफ हमने बना दिया, 6 के लिए 40 का ग्राफ बना दिया, 7 स्टैंडर्ड के लिए कितना बना दिया 35 का बना दिया और 8 स्टैंडर्ड के लिए हमने 45 का देखो ग्राफ बना दिया। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब आपको देखना है कि बॉयज कितने दे रखे, 5th स्टैंडर्ड में 34 बॉयज है। तो बॉयज 34 है तो 34 के लिए मैंने ये बॉयज के लिए बना दिया। उसी तरीके से 6 स्टैंडर्ड में कितने बॉयज है? 6 स्टैंडर्ड में 26 बॉयज है तो ये 26 बन गया। 7 स्टैंडर्ड में 21 बॉयज है तो ये 21 बन गया और 8 स्टैंडर्ड में 25 बॉयज है तो ये 25 का हमारा ग्राफ बन गया। अब उसी तरीके से आपको गर्ल्स दिखानी है, तो गर्ल्स आप किसी दूसरे कलर से या शेडेड रीजन से दिखा सकते हो। तो बचा हुआ जो भी पोर्शन होगा वो किसका होने वाला है? गर्ल्स का होने वाला। क्या इतने से काम हो जाएगा? क्या पूरे मार्क्स मिलेंगे? अब तक नहीं मिलेंगे। अब आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर से जो दिखाया है वो हमारे क्या है, वो बॉयज है, और जो येलो कलर से आपको जो दिखाया है वो हमारे क्या है, गर्ल्स है। और उसी तरीके से आपको स्केल लिखना भी बड़ा जरूरी है। तो आप वो जो यहाँ पे लिखा है उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आपको लिखना है कि ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टैंडर्ड। और आपको इस क्वेश्चन में आगे जाके कंप्लीट मार्क्स मिल रहे होंगे अगर आप इस तरीके से इसको सॉल्व करते हो। बात समझ में आया? तो अभी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और पूरा एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। लुक एट दिस, दिस इज द क्वेश्चन पेपर। जो सॉल्व करने वाला उसको कतई थोड़ा भी आप मिस मत करना, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, आपको सबको समझ में भी आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी यहाँ पे क्या दे रखा है। सबसे पहला सवाल आपको दे रखा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल की डिग्री वो होती है जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर 5, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है 4x की पावर 5 और यहाँ पे जो 5 है सबसे मैक्सिमम है पावर में, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। उसी तरीके से इन अ डैश बार ग्राफ ऑल बार्स आर हाइट ऑफ 100 यूनिट्स। कौन से बार ग्राफ में हाइट
100 वाली हम लोग हाइट बनाते हैं तो ऑब्वियसली परसेंटेज बार ग्राफ में हम लोग कौन सी हाइट बनाते हैं, 100 वाली हाइट बनाते हैं। सही बात है कि नहीं। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स टू फाइंड द डैश ऑफ द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो, किसी भी इक्वेशन को जब आप क्या करते हो, सॉल्व करते हो, तो आप उस इक्वेशन का क्या फाइंड करते हो, आप उस इक्वेशन का फाइंड करते हो। वेरी गुड, आप फाइंड करते हो सॉल्यूशन। क्या फाइंड करते हो, सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंस इज रिटन एज। कॉन्ग्रुएंसी हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, आपको पता होगा कि ऐसा ट्रायंगल का नाम लिखते हैं एबीसी और पीक्यूआर, और कॉन्ग्रुएंसी लिखते समय हम लोग इक्वल टू करके ये सिमिलरिटी का सिंबल दिखाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे अच्छे से आप देखोगे ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा होगा, करेक्ट है। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर एक्सेट्रा आर डैश डायमेंशनल सॉलिड फिगर। क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, ये कौन से डायमेंशनल सॉलिड फिगर है, तो ये आप बोलोगे 3 डायमेंशनल है। कितने, कौन से डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल। क्लियर है यहाँ तक। ये 4 एमसीक्यू आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गए हैं अच्छे से, ठीक है ना। कमेंट करते रहना अगर आपको मेरे से पहले किसी का आंसर पता हो तो, ठीक है, डोंट मिस इट। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट किसके अंदर एप्लीकेबल होती है, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके आंसर बताया है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। अगर आपको मेरे से पहले आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट एमसीक्यू के आंसर मैच द फॉलोइंग बता दो। एरिया ऑफ, पॉज करो वीडियो को और आंसर बता दो, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, तो वो होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वो तो सामने दे रखा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, एफ प्लस वी इज इक्वल टू एज प्लस 2, नंबर ऑफ एजेस प्लस 2। और एवरेज का मतलब क्या होता है, तो एवरेज का मतलब होता है, यहाँ पे आपको दिखेगा अरिथमेटिक मीन। एवरेज को ही हम लोग क्या करके संबोधित करते हैं, अरिथमेटिक मीन करके संबोधित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा डोंट वरी, मैं हूं ना एक्सप्लेन करने के लिए। राइट द वेदर x इज इक्वल टू 7 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। x इज इक्वल टू 7 जो आपको इक्वेशन दे रखा है, क्या इक्वेशन दे रखा है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 3, क्या x इज इक्वल टू 7 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो सबसे पहले इसको पता करने के लिए आपको साइड में क्या ले लेना है, LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है आपको, x माइनस 4। और अब इस x माइनस 4 में x के जगह पे आपको पुट करना है क्या, 7। तो ये 7 मैंने पुट कर दिया x के जगह पे, और अब अगर आप देखोगे तो आंसर कितना आया, 3। ये 3 और ये 3 हमारा बराबर आया, मतलब ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आया। तो हम लोग लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 7 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 11 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, तो बच्चों को पता है पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, वेरी गुड, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है क्या, नहीं, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का हो जाएगा। लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी फॉर्मूला सेम है, बेस इनटू हाइट। अब मुझे बताओ यहाँ पे बेस कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दे रखा है, 11 सेंटीमीटर। क्या इसका मल्टीप्लाई करके कमेंट में आंसर बता सकते हो कि हाँ बता सकते हैं। देखो सेंटीमीटर था तो हमने एरिया निकाला है, तो एरिया का यूनिट आ जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसका आंसर मेरे हिसाब से लगभग ये आ जाएगा, मैं करके बता देता हूँ आपको, 198 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो फटाफट मल्टीप्लाई कर करके आप लोग भी आंसर बताते रहो, मेरे लिए मत बैठा करो, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हैविंग द रेडियस 10.5। तो सभी को पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, और सबको ये भी पता है कि पाई का वैल्यू होता है 22/7। सही बात है कि नहीं। तो पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, और रेडियस का वैल्यू है 10.5 का क्या, स्क्वायर। समझ में आया आप लोग को यहाँ तक। अब देखो 22/7, अगर मैं बोलूँ 10.5 का डबल क्या होता है, 10.5 का डबल होता है, आप बोलोगे सर 21। इसका मतलब मैं 21 का अगर आधा करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 10.5 मिलेगा, वेरी गुड। तो 10.5 के जगह पे मैं 21/2 यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो मुझे सॉल्व करना थोड़ा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, कतई जहर। बहुत बढ़िया तरीका बता दिया मैंने आपको। देखो सारे बच्चों को नहीं समझ में आ गया, जिनको समझ में आएगा वो मजे कर लोगे, देखना, ठीक है। डोंट मिस दिस तरीका, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, हो गया कट। अब देखो 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, क्या बच गया, 11 बच गया, यहाँ पे आपका 21 बच गया, यहाँ पे आपका 3 बच गया, और डिवाइड बाई कितना आ गया, 2। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, देखो 11 3 जा हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो 33, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 21 से, और डिवाइड बाई क्या करना है, 2 करना है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो 33 जस्ट बेटा 33 इंटू पहले 21 कर लेते हैं। देखो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 6 हो जाएगा बराबर 396। तो ये ऊपर आ गया 693। और अब आपको क्या करना है, सिर्फ डिवाइड बाय 2 करना है, आपको एरिया मिल जाएगा। तो डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 3 जा हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 जा, फिर हो जाएगा 6 जा, और मेरे हिसाब से कुछ फायदा आ जाएगा। तो 346.5 346.5 इतना आ गया आंसर। देखो नहीं समझ में आ रहा है, देखो वापस लिख लेता हूँ। 346.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। वाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे एरिया निकाला। क्या निकाला है? एरिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। अब आप अगर देखोगे तो बॉक्स में लेंथ भी है, बॉक्स में ब्रेड्थ भी है, और बॉक्स में हाइट भी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। देखो मन लगा के पढ़ना, नहीं तो देखो ध्यान रखना छड़ी पड़ेगी आप लोगों को। दिल से पढ़ना पूरा अच्छे से, ठीक है? मिस मत करना, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आपको कितने मार्क्स मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में वो जरूर बताना, ठीक है? लेंथ का वैल्यू 20, ब्रेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 10.5, और हाइट का वैल्यू हो जाएगा आपका 8। अभी मैंने बताया 10.5 का मतलब क्या होता है। देखो 10.5 का अगर मैं डबल करने जाऊंगा तो वो हो जाएगा 21। तो मतलब 21 का आधा करूंगा तो कितना होगा 10.5। ये हो जाएगा 21 का आधा इंटू 8। 2 1 जा 2 4 जा। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 80 इंटू 21। अब बताओ 21 इंटू 8 कितना होता है? 21 इंटू 8 इंटू 16। देखो मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को स्लो करके देख सकते हो। वीडियो का स्पीड क्या कर लेना, कम करना। अगर मैं फास्ट नहीं बोलूंगा वीडियो बड़ा बन जाएगा, आपको फिर टाइम, आपका भी टाइम तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? अब हमने क्या निकाला? सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, हमने वॉल्यूम निकाला है। सबका यूनिट किस में था? सेंटीमीटर। तो हमें लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर का क्यूब। ध्यान रखना, जब भी एरिया होगा तो यूनिट क्या हो सकता है? या तो मीटर का स्क्वायर, या तो फिर होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम होगा तो मीटर का क्यूब या तो सेंटीमीटर का क्यूब। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे रखा है कि मीटर दे रखा है, ये ध्यान रखना। वॉल्यूम में बोलो क्यूब, और एरिया में बोलो स्क्वायर। वॉल्यूम क्यूब एरिया स्क्वायर, वॉल्यूम क्यूब एरिया स्क्वायर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको डिवाइड करना है 5x³ माइनस 3x² को किससे डिवाइड करना है? x² से डिवाइड करना। कैसे करते हैं डिवाइड? देखो ये बच्चों, ये पेपर रटने वाले बच्चों को नहीं, जो बच्चे दिल से प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए पेपर है। तो मिस मत करना, आप लोग परफेक्ट अपने लाइफ में परफेक्ट बनते जाओगे, ठीक है ना? तो इसको मिस मत करना। सबसे पहला सवाल, x² को मेरे को क्या बनाना है? मेरे को बनाना है 5x³ बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई मेरे को x² को बनाना है 5x³। अब आप ही बताओ कि x² को 5x³ बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? तो पहले देखो क्यूब तो यहाँ पे है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैं एक x से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यूब तो मिल जाएगा। और आगे 5 लाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 5 से। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 का x। यहाँ तक समझा? अब एक बात ध्यान रखना, इस 5 का x लिखने के बाद आपको क्या मिला? 5x³। वो आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है और ये 0 हो जाएगा, और इसको एज इट इज नीचे उतार देना -3x²। समझ में आया? अब वापस x, ध्यान देना अच्छे से। अब वापस x³ को मेरे को क्या बनाना है? x² को मेरे को क्या बनाना है? अब मेरे को बनाना है -3x² बनाना है, -3x²। अब -3x² बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 से। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा -3 से, और ये आ जाएगा -3x², और ये माइनस का प्लस हो जाएगा और 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आया वो आया 5x-3, और यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर आया वो कितना आ गया? 0 आ गया। इतना सिंपल सवाल था। आई होप सो अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो आपने अब तक हमारे इस प्यारे से क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के चैनल को प्यार देके सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, और इस वीडियो पे 1K का टारगेट है तो आप तो वो कंप्लीट करने में मेरी जरूर हेल्प करने वाले हो। तो आगे बढ़ते बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है दोस्तों। सॉल्व करना है आपको इक्वेशन। तो मैं आपके लिए पहले ये इक्वेशन एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। 3y + 8 इज इक्वल्स टू 10y - 4 + 8। अब आपको इसको सॉल्व करना है। पहले देखो 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। 3 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बात समझ में आया? 10 इंटू वाई क्या हो जाएगा? 10y हो जाएगा। 10 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और प्लस कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। अब ध्यान देखना, पति पत्नी को एक तरफ ले लो। देखो 10y है, ये प्लस 3y इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा? इक्वल टू के इधर हो जाएगा -3y, ठीक है?
+24 -40 इक्वल टू किधर आके क्या हो जाएगा +40 और +8 इक्वल टू किधर आके क्या हो जाएगा माइनस। करेक्ट है। 24 + 40 हो जाएगा आपका 64 और 64 में से अगर आप 8 माइनस करते हो तो मेरे हिसाब से वो 56 हो जाएगा। आई होप सो मैं यहाँ तक तो सही बोल रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 7y, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 56 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा आपका 8 और y का वैल्यू आ चुका है आपका 8 और आपने कर दिया है इस पूरे इक्वेशन को बहुत बढ़िया सॉल्व। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अपना एक टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम के चैनल की मैंने लिंक नीचे दे रखी है। वहाँ पे हम लोग सारे आने वाले क्वेश्चन पेपर अपलोड करते रहते हैं। जो भी हम अभी सिलेबस डालने वाले आगे जाके 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के लिए, वो भी हम लोग वहाँ पे आपको अपडेट देंगे। सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ हम लोग धीरे धीरे वहाँ पे भी अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो आपको इस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करना बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या फाइंड आउट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर? 4000 के ऊपर। मतलब यहाँ पे आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 4000। इन्वेस्टेड फॉर द कितने ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है? 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया। कितने ईयर के लिए? इंटरेस्ट। और कितने रेट पे इन्वेस्ट किया है? तो यहाँ पे जो रेट है वो है 12.5%। इस रेट पे इन्वेस्ट किया है। तो आपको पता होगा कि आपको अगर यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना? इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे और अमाउंट निकालने के बाद अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। समझ में आया ना आपको? अमाउंट निकालने के बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो लेट्स सी इंटरेस्ट कितना आता है, देखते हैं फटाफट इंटरेस्ट निकाल के यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना है फॉर्मूला। तो आई होप सभी को फॉर्मूला तो याद होगा। कमेंट करके बता देना फॉर्मूला। चलो वो तो कमेंट आप नहीं कर सकते, इतना कैसे टाइप करोगे, मैं ही बता देता हूँ। 1+r/100 का पावर n क्या है? p इज इक्वल p ब्रैकेट के अंदर 1+r का पावर अपॉन r अपॉन n पावर n। समझ में आ गया? चलो, प्रिंसिपल वैल्यू कितना दोस्तों? प्रिंसिपल वैल्यू है 4000। 1+r का वैल्यू कितना है? 12.5 अपॉन 100 की पावर कितना आएगा? 3 साल ना 3। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलो, 4000 ब्रैकेट के अंदर। एक बात बताना, इस वाले टॉपिक को मैं साइड में करता हूँ। देखो, 12.5 को अपॉन 100 को अगर मुझे पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, बराबर बोले, 10 से। तो नीचे भी 10 से करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 125 अपॉन 1000। अब अगर अच्छे से आप देखो तो एक 125 वन जा 125 और 125 एट जा होता है 1000 और ये मेरा जो रेशो बन जाएगा ये बन जाएगा आपका 1/8। तो मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? अभी 1/8 लिख सकता हूँ। यहाँ तक समझा? क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ पे करते हो तो ये बन जाएगा आपका 9/8 का पावर 3 और ये आ जाएगा आपका 4000। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत मजा आ रहा होगा। आई होप आपको एंजॉय हो रहा होगा इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ध्यान देते हैं, आगे प्यार से सॉल्व करेंगे, कोई गाय गड़बड़ नहीं करना है। 4000 बराबर की नहीं? 9 का क्यूब मतलब क्या होता है? 9 इंटू 9 इंटू 9 और 8 का क्यूब क्या होता है? 8 इंटू 8 इंटू 8। अब देखो 8 वन जा और ध्यान देना 8 फाइजा दिख रहा है आपको? दो एक 40 हटा के मैंने 5 लिख दिया। 8 फाइजा 40। समझ में आ गया आप लोगों को इतना? तो अब मतलब क्या बच गया? देखो अब बच गया यहाँ पे 500 बच गया और नीचे बच जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 और 2 बार 8 बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब देखो वापस उसी तरीके से 2 से करूंगा मैं, यहाँ से आप 4 से करते हो, 2 से कर लेते। 2 4 जा 8 और 2 से करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 250। 250 को वापस 2 से करूंगा तो 2 जा और ये हो जाएगा आपका 125। क्लियर है? तो अब साइड में मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ कि 125 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 8 हमारा नीचे बच गया। समझ में आया? 9 इंटू 9 इंटू 9 मतलब क्या होता है? 9 का क्यूब। और आप सभी को पता होगा 9 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 81 इंटू 9 करके निकाल दूंगा। 9 729 कितना आ गया? तो 125 इंटू 729 अपॉन 16 ये आ जाएगा आपका अमाउंट। मैं इसको यहाँ पे भी डायरेक्ट सॉल्व करके मैं लिखने वाला हूँ, लेकिन आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना। अमाउंट आ गया। देखो इसको सॉल्व करने के बाद आपको कुछ तो कुछ वैल्यू मिलेगा, कुछ ना कुछ इतना तो कर ही सकते हो ना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, वैल्यू मिलेगा। अब जो भी आपको वैल्यू मिलने वाला है यहाँ पे, उस वैल्यू को आपको क्या करना है? हमें इंटरेस्ट निकालना है ना, तो उस वैल्यू को आपको अमाउंट में से माइनस करना है प्रिंसिपल वैल्यू को। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगा वो आपको यहाँ पुट करना है। वो पुट करने के बाद प्रिंसिपल का वैल्यू कितना पुट करना है?
4000 पुट करना है और फिर आपको कमेंट सेक्शन में इंटरेस्ट का वैल्यू बताना है। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने महारथी लोग हैं जो इसका आंसर मल्टीप्लाई करने वाला काम मैंने आप पे छोड़ा दोस्तों, बस सिर्फ मल्टीप्लाई करने वाला करके दिखा दो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, डिवाइड कोएफिशिएंट। ये वाला भी मैं आपके ऊपर छोड़ने वाला हूँ क्योंकि ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया है ये क्वेश्चन। और मैं बता रहा हूँ 8th स्टैंडर्ड के लिए हमने मैथ्स के अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो जब भी आपका मैथ्स का पेपर होगा तो फटाफट सारे के सारे क्वेश्चन पेपर एक बार सॉल्व करके जाना। मैं गारंटी देता हूँ आपको आउट ऑफ से कम नहीं मिल सकता है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाना। ओके चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, अगर आपको क्लियर कट नहीं दिख रहा है कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है आपके लिए ये, और इसको आपको डिवाइड करना है m-4 से, ठीक है। और फटाफट इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता देना क्वेश्चन क्या आया, इतना बता दूंगा मैं समझ जाऊंगा आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस पॉपुलेशन ऑफ सबर्ब, कितनी पॉपुलेशन एक सबब की 16,000 है। रेट इंक्रीजेस पॉपुलेशन, आपको क्या निकालना है, फाइंड रेट मतलब क्या निकालना है, आर निकालना है। और पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, मतलब n इक्वल टू 2 कितनी हो गई, मतलब अमाउंट 2 साल के बाद इतना हो गया, मतलब वो क्या हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आपको सिंपली क्या निकालना है, आर निकालना है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए इज इक्वल्स टू सॉरी ए इज इक्वल्स टू क्या है, वेरी गुड, थोड़ा सा इधर गलती नहीं करना, ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर एन। जैसे मैं सॉल्व करूंगा वैसे ही, ए का वैल्यू कितना है 17640, 17 पी का वैल्यू कितना है 16000, 1 प्लस आर हमें निकालना है अपॉन 100 का पावर एन कितना है, कितने साल के लिए, क्या है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए बराबर की नहीं। क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है। देखो ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा डिवाइड, ये हमारा हो गया यहाँ पे डिवाइड, और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 2। एक और बात देखना, देखो ध्यान दो, 0 से 0 कट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा। एक और बात देना, 1600 नीचे लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है 1600, यहाँ पे आप 1600 लिख दो। अब मुझे बताओ 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और 2 जीरो का जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ कितना जीरो हो जाता है 1 जीरो, मतलब 1600 का तो स्क्वायर रूट आ गया हमारा 40। अब आपका दिमाग चल नहीं पाएगा कि सर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आप बता दो जरा सा। तो 1764 का स्क्वायर रूट आपको ढूंढना है। देखो 1764 1600 के बड़ा करीब है, मतलब 1600 का अगर 40 था तो इसका भी 40 के आगे कुछ होगा, और 40 के आगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई करके 4 आ सकता है, तो वो है 42। अगर आप 42 इंटू 42 करोगे और 2 टू दा करोगे 4 आएगा, और इसका अगर आप दोनों मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा। तो मतलब ये हो जाएगा आपका 42, और सामने बच जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100, और ये वाला स्क्वायर अब गायब हो जाएगा क्योंकि हमने ले लिया है स्क्वायर रूट, समझा। अब मैं ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 21 और ये हो जाएगा आपका 20। तो ऊपर लिख दूंगा 21, नीचे लिख दूंगा 20, और इधर लिख दूंगा, देखो इधर प्लस में था ये माइनस में आ जाएगा इधर, और इधर बच जाएगा आर अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 अपॉन 20 आ जाएगा, और ये 100 इधर डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 0 0 कट, और ये 2 से डिवाइड करूंगा 5, तो आंसर आ जाएगा 5%। आर का वैल्यू कितना आया 5%। समझ में आ गया आपको, इतना सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many bricks of the length 25 centimeter, width 15 centimeter and height 10 centimeter are required to build a wall of 6 meter, 2.5 meter and 0.5 meter। हमें एक वॉल बनानी है जिसका डायमेंशन आपको यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, जिसका डायमेंशन आपको यहाँ पे दे रखा है। अब डायमेंशन दे रखा है तो पहले वॉल का वॉल्यूम निकाल दो। अब आपको पता है वॉल कैसी दिख रही है, वॉल आपको दिख रही है क्यूबॉइड के जैसी, कैसी दिख रही है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हम किसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। लेंथ कितना है 6 मीटर, ध्यान रखना यूनिट का ध्यान देखना, 2.5 मीटर एंड 0.5। आपको पता है 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का आधा, और 0.5 का लिख सकते हैं 1 का आधा। ये हो जाएगा 6 इंटू 5 का आधा और 0.5 हो जाएगा 1 का आधा, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 अपॉन 2। तो वॉल्यूम हो जाएगा वॉल का कितना हो जाएगा 15 का आधा। ये समझ में आ गया आप लोग को, इतना ही रखो, मैं बता रहा हूँ उतना ही लिखो। यूनिट लगा देना मीटर का क्यूब, यूनिट में गलती मत करना। अब आप क्या निकालने वाले हो, अब आप निकालने वाले हो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए सारी इंफॉर्मेशन देखो आपको ऊपर वाले इलाके में दे रखी है, दिख रही है कि आपको ये वाली सारी इंफॉर्मेशन आपको ऊपर वाले इलाके में दे रखी है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकालने वाली, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्रिक्स का लेंथ दे रखा है आपको 25, ब्रिथ दे रखा है 15 और हाइट दे रखा है आपको 10। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, क्या।
तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हो गया आपका 25, 15 और 10, मल्टीप्लाई कर लो। 25 इंटू 10 हो जाएगा 250, इंटू 15 करना बाकी रह जाएगा, तो 25 इंटू 15 हो जाएगा, 2 कैरी 10, 12, 0, 5, 2 बराबर कि नहीं, 10 और 2 12 हो जाएगा, सही बात है। ये 5 7 375 करेक्ट किया है क्या मैंने, कोई गलती तो नहीं की, बता देना कमेंट सेक्शन में अगर मेरे से गलती हो जाए तो। 375, लेकिन यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखो यहाँ पे मीटर का क्यूब है, यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब है, तो इन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, यूनिट का, खास करके यूनिट का, ठीक है। अब मुझे बताओ 15 का आधा कितना होता है, 7.5 मीटर का क्यूब, यहाँ तक समझा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या है इंपॉर्टेंट बात, अब देखो एक बहुत सिंपल है, यहाँ पे मीटर क्यूब को आपको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिट सेंटीमीटर का क्यूब है, क्योंकि अभी हमें हमें जो भी निकालना है, हमें क्या निकालना, हाउ मेनी ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स वाला, वो क्या हो जाएगा, आप समझदार भी हो, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स हमें करना है ना। वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स हमें करना है, और ये करने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ वॉल और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स का सेम यूनिट चाहिए, ये समझना। आपको ये पता होना चाहिए कि मीटर क्यूब को अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हो तो आपको 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सेंटीमीटर 10⁶। तो आप अगर 7.5 को 10⁶ से हाँ 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हो तो वो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, और 10⁶ का मतलब होता है 10 लाख, कितना होता है, 10 लाख। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, आपको अच्छे से देखना है, 7 मैं इसको एक मिनट, 10⁶ का 10⁴ इसको दे रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 10�3 दे देते हैं, चलो कितना दे देते हैं, 10�3, तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 3 आगे देखो, यहाँ पहले पॉइंट था, यहाँ से 1 2 3, तो हमने कितने दे दिए, 3 दिए, कितने दिए, 3, तो 6 में से 3 गए तो अब कितने बचे, 3, तो ये बन गया आपका सेंटीमीटर का क्यूब। अब ये हमारा आया वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। अब हम यहाँ पे डालने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है, 7500 इंटू 10⁻3, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितना है, 37550, बराबर ना, सेंटीमीटर का क्यूब ही तो है। अगर आप अच्छे से देखोगे, इसका अगर आप डबल करते हो, इसका आप क्या करते हो, डबल करते हो, तो मेरे को लगता है सेम टू सेम आपको यही मिलने वाला है, तो मतलब 2 हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻3, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल चुका होगा 2000, कितना, 2000 पीस ऑफ ब्रिक्स आपको लगने वाली, कितनी, 2000 ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको मिल चुका है 2000। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालना है, फिर आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकालना है, और वो निकालने के बाद ध्यान रखना यूनिट आपको सेम करना है, यूनिट क्या करना है, सेम करना है, और वॉल्यूम ऑफ वॉल को वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा वो मिलेगा आपको वॉल नंबर ऑफ ब्रिक्स, क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा आपके लिए लिख लेता हूँ, बहुत इजी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में, मैं अपना टाइम बर्बाद अभी नहीं करना चाहता, बट अगर आप करोगे तो आपको फटाफट इसका आंसर पता भी चल जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ, आपको फटाफट एक बार बता भी देता हूँ, आपको चाहते हैं तो यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर लिखा 13x लिखा है, और यहाँ पे 7x इन लोग ने यहाँ पे लिख दिया है, फिर ऐड कर दिया 20x हो गया, फिर दोनों को 20x, देखो इधर 20x है, इधर 700 है, दोनों को 20 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 20 यहाँ पे कट हो गया, ये x ये 0 कट हो जाएगा, और 70 का आधा हो जाएगा 35, तो x का वैल्यू आ चुका है आपका 35। तो x का वैल्यू 35 अगर आपका आया, आपको निकालना था वेट ऑफ जिंक, तो वेट ऑफ जिंक निकालने के लिए 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया, 35 मल्टीप्लाई कर लोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का एक्टिविटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खूबसूरत क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स करना है, तो 7 इंटू 30 करना है, मतलब कितना हो गया 210, 2 इंटू 45 करना है, कितना हो गया 90, 8 इंटू 6 करोगे 48, और ऊपर का जीरो लगा दोगे तो 480, 75 इंटू 5 करना है, यहाँ पे लिखना है, 90 इंटू 3 करना है आपको 270। सब आप करने के बाद ये जितना भी आया इन सबको ऐड करके आपको निकला है, और बाकी सारे इन क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं, तो बड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हाउ मेनी फैमिली, चलो मैं कर लेता हूँ, 75 इंटू 5 करना है ना, बाकी रह गया 25, 2 7 5 25 और 75 375। अब आप इनको इनको सबको ऐड करना है, आप यहाँ लिखोगे, अब मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी, 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कौन इस्तेमाल करता है, कितनी फैमिली इस्तेमाल करती है, 2, कितना करती है 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा 2, समझ में आया आप लोग को, कितना आंसर हो जाएगा 2, इस तरीके से। फिर स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी विच इज द 5,
स्टेट द स्कोर, ऐसे स्टेट का स्कोर बताना है जिसका फ्रीक्वेंसी 5 है, तो कितना कौन सा स्टेट है वो 75। स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी विच इज 5, तो आंसर स्कोर कितना है 75, कितना है यहाँ पे लिखना है एन का वैल्यू, एन का मतलब इन सब का प्लस करके जो आप लिखोगे ना वो एन का वैल्यू आपको इधर लिखना है, लिख दोगे आप लोग। और यहाँ पे आपको लिखना है ओके, और एफ आई एक्स आई का वैल्यू क्या मतलब, ये जो प्लस करके आप यहाँ पे लिखोगे ना सम करके, वो आपको यहाँ पे एफ आई एक्स आई का वैल्यू और एन का वैल्यू लिखना है, दोनों लिख दिया। फाइंड द मीन, मीन कैसे निकालते हो, मीन निकालने के लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो जो भी आपको एफ आई एक्स आई का वैल्यू आएगा प्लस करके यहाँ पे वो आपको ऊपर लिखना है, और जो भी एन का वैल्यू आएगा वो आपको नीचे लिखना है, और डिवाइड करोगे तो आपको किसका वैल्यू मिल चुका होगा, एन का वैल्यू मिल चुका होगा। ठीक है, मिस मत करना। वापस कॉन्ग्रुएंसी का टेस्ट आपको यहाँ पे लिखना है, स्टेट द कौन सा, तो यहाँ पे देखो ये साइड सेम है, तो एक साइड ये दोनों साइड सेम हो गया, तो एक साइड और एक साइड सेम हुआ, ये एंगल इसके बराबर है तो एक एंगल और बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर, एक एंगल और बराबर हो गया, तो आपको समझ में आ गया कौन सा टेस्ट है, ए एस टेस्ट। कौन सा टेस्ट हो गया, ए एस टेस्ट। अच्छे से लिखना है लेकिन, जैसा कैसा एम टी इज कॉन्ग्रुएंट टू टी एस, फिर एंगल एम टी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस टी एन, और उसी तरीके से एंगल टी एन एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी एन एस। तो ये हो गया एस, ये हो गया ए, ये हो गया ए, और हम लिख देंगे कि ट्रायंगल टी एन एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी एन एस बाय ए एस टेस्ट। समझ में आ गया। ट्रायंगल का नाम लिखते समय गड़बड़ मत करना, ट्रायंगल का नाम लिखते समय गड़बड़ मत करना। देखो नाम लिखते समय मैंने शुरू कैसा किया, देखो ध्यान देना, टी एन एस लिखा, देखो टी एन एस लिखा, यहाँ पे देखो टी एन एस लिखा, और फिर मैंने लिखा टी एन एस, पहले लिखा टी एन एम और फिर लिखा मैंने टी एन एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 8.5 और 11.5। दो पैरेलल साइड का लेंथ मतलब ये हो गया 8.5 और ये हो गया आपका 11.5। रिस्पेक्ट हाइट कितना है 4.2 और निकालना है हमें एरिया। तो आई होप सो एरिया सभी को पता होगा, हाफ, वेरी गुड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है 8.5 प्लस 11.5 और हाइट कितना है 4.2, तो हाफ। देखो ये 11 प्लस 8 कितना होता है, 11 प्लस 8 होता है हमारा 19 और पीछे 0.5 मिलाएंगे तो 20 हो जाएगा, सही बात है। 4.2, 2 1 जा 2 10 जा, और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 4.2 से तो ये हो जाएगा आपका 42, और एरिया निकाला है इसके लिए पिक्चर लगा दूंगा सेंटीमीटर का। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखना भूलना मत, स्क्वायर। परफेक्ट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25। सर्कल का रेडियस आपको दे रखा है 25। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स सर्कल, इट्स लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 48। कॉर्ड का लेंथ 40 और फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये वाला, ये ओपी आपको दिख रहा है, ये ओपी, ये आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ओपी आपको फाइंड करना है। ये देखो ये रहा ओपी, समझ में आया। अब देखो ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, हाँ ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, देखो अच्छे से देखना, ओडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर। अब आपको पता है कि इस वाले ट्रायंगल के अंदर पूरा का पूरा सीडी आपको दे रखा है, पूरा का पूरा सीडी, ध्यान देना, पूरा का पूरा सीडी आपको दे रखा है 48। तो मुझे बताओ पीडी कितना होगा 24, क्योंकि ये वाला जो लेंथ होता है ना, ये वाला लेंथ इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि भैया जो पीडी होगा मेरा सीडी के आधा होगा, और क्या लिखेंगे रीजन, परपेंडिकुलर ड्रॉन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स कॉर्ड। क्या करता है, कॉर्ड को दो हिस्सों में बांटता है ना, तो बाइसेक्ट द कॉर्ड। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे पीडी का वैल्यू हो जाएगा 48 का आधा मतलब कितना 24। और अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, ओडी का वैल्यू कितना था 25 का स्क्वायर, ओपी का वैल्यू नहीं पता निकालना ही है, और पीडी का वैल्यू हमें अभी मिला 24 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 625, और ये 2576 मेरे हिसाब से होता है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये आ गया आपका ओपी का स्क्वायर। अब आप माइनस करो, 15 में से 6 गया, चलो कर लेते हैं, 625 माइनस 576, 15 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा 9, फिर आपका 11 में से 7 गया तो बच जाएगा 4, और 0 49, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा आंसर 7। तो ओपी का वैल्यू आ गया 7, यूनिट लिखना मत भूलना सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द rhombus is 30 and its area is 240, find the perimeter।
पेरीमीटर देखो डायगोनल का जो लेंथ दे रखा है ना, कोई एक डायगोनल का आपको लेंथ दे रखा है 30, कितना दे रखा है 30, और आपको पूरा एरिया दे रखा है रोम्बस का, कितना दे रखा है 240। आपको पेरीमीटर निकालना है। देखो पेरीमीटर निकालने के लिए ध्यान रखना, पेरीमीटर निकालने के लिए रोम्बस का पेरीमीटर निकालने के लिए किसी एक साइड को निकालना पड़ेगा। और आपको पता है रोम्बस की चारों साइड सेम होती है। थोड़ा ये रोम्बस नहीं दिख रहा है लेकिन आपको पता देता हूँ कि रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, सेम होती है। तो एक साइड अगर निकल जाएगी तो रोम्बस की चारों साइड आपकी इजीली निकल जाएगी। एक और बात ध्यान रखना, आपको एरिया दे रखा है। आपको पता है रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल एक इंटू डायगोनल दूसरा वाला। एरिया कितना दे रखा है 240 इंटू हाफ। पहला वाला डायगोनल कितना दे रखा है 30, दूसरा वाला डायगोनल आपको यहाँ पे नहीं दे रखा है। 2 यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 15 जा, और 15 यहाँ पे डिवाइड होने में आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। तो आपको डायगोनल मिल चुका है D2 वाला। 15 से डिवाइड करोगे आपको यहाँ पे D2 का डायगोनल आंसर मिल चुका होगा। अब जो भी D2 का डायगोनल मिलेगा उसको आप आधा करोगे तो आपको ये वाला साइड मिलेगा। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी ये डायगोनल आपको मिलेगा उसका आधा करने के बाद आपको ये साइड मिलेगा, और 30 का आधा करने के बाद आपको ये मिलेगा। समझा? अब मान लो ये आधा करने के बाद मिला, ये आपको पता है डायगोनल रोम्बस के अंदर 90 डिग्री होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये निकाल दोगे। पाइथागोरस थ्योरम निकालने के बाद ये साइड जब आपको मिलेगा, इस साइड का जो भी वैल्यू आपको आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको मिल जाएगा पेरीमीटर। क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। ठीक है, अब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो अब आगे आने वाले सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, और आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इनका आंसर जरूर बताना। तो ये वाला हो जाएगा आपके लिए चैलेंज नंबर 1, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना बड़ा इजी है। पहले देखो आपको इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे, हाफ बेस इंटू हाइट। देखो बेस दे रखा है, हाइट दे रखा है, समझ में आया। अब इसका एरिया निकालने के लिए पहले इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के, कौन सा थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस वाले ट्रायंगल में आपको ये वाला साइड निकालना है। जब ये वाला साइड आपको निकाल दोगे तो इस वाले ट्रायंगल में आप हीरोज फॉर्मूला लगा के एरिया निकालने के लिए आप लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो ये एक एरिया मिल जाएगा, ये दूसरा एरिया मिल जाएगा। दोनों को आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताया, ठीक है, मैं कोई छोड़ नहीं रहा कोई भी क्वेश्चन को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजरमेंट ऑफ एंगल एओबी दिख रहा है आपको, एओबी, हाँ दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है एम एन डायगोनल है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे आप लिख देना कि भैया एम एन जो है वो क्या है, मेरा डायगोनल है। तो अगर आपका एम एन डायगोनल है तो ये 100 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एओबी प्लस 35 डिग्री, सब मिलके कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि वहां पे लीनियर पेयर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, लीनियर होगा कि नहीं, क्योंकि वो डायगोनल था। अब दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा 135, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 135। तो ये आपके हिसाब से कितना आंसर आ रहा है देख लो, 45 डिग्री आ गया। उसी तरीके से आपको क्या निकालना है, सीओडी निकालना है। सीओडी आप देख सकते हो कहाँ पे है, सीओडी देखो कहाँ पे है, ये रहा। वापस सेम 100 प्लस 35 प्लस सीओडी कितना हो जाएगा 180, तो 100 प्लस 35 प्लस सीओडी सब मिलके कितना हो जाएगा 180। वापस ये 135 हुआ, माइनस करूंगा तो सीओडी का वैल्यू भी आपका आ गया 45 डिग्री। आ गया दोनों सीओडी और ये दोनों काम हो गया अपना। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछा, शो दैट आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी। आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी, ये आपको शो करना है कि भाई इक्वल टू है या इक्वल है या नहीं है। बात समझ में आया, तो कैसे करेंगे, देखो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि आर्क को बताना है कि भाई ये देखो आर्क ए बी और आर्क सी डी सेम है कि नहीं। मुझे बताइए ये दोनों एंगल कितना आया, एंगल एओबी और एंगल सीओडी कितना आया, सेम आया। तो अगर एंगल सेम है तो सामने वाले आर्क भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए आपको लिखना है कि एंगल ए ओ बी आई एफ इजिकल टू एंगल सीओडी हमें पहले ही सेम मिला था। देखो दोनों केस में पहले ही हमें क्या मिला था, सेम मिला था। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि आर्क ए बी इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। रीजन क्या लिखोगे, आर्क, रीजन क्या लिखोगे, आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, congruent measures are corresponding to congruent measures are congruent। बात समझ में आ गया, सेम होते हैं, क्लियर है। और थर्ड वाला अभी तो बड़ा इजी है, अगर आर्क भी सेम है तो ऑब्वियसली ये जो कॉर्ड दिख रहा है कॉर्ड ए बी वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो रीजन आप लिखोगे तीसरे वाले में कि भाई दूसरे वाले में हमें पता चल गया था कि आर्क ए बी मेरा आर्क किसके बराबर है, आर्क सी डी के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अब मेरा कॉर्ड ए बी भी मेरा किसके बराबर हो जाएगा, कॉर्ड
CD के बराबर हो जाएगा। और रीजन आप क्या लिखोगे, आप रीजन यहाँ पे लिखोगे कि कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर कॉन्ग्रुएंट। आज समझ में आ गया? तो इतना क्लियर है, बढ़िया तरीके से क्लियर है। तो यहाँ पे ये पूरा पेपर खत्म हो चुका है। और जो स्टूडेंट इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं उनको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स एंड तक पहुंच चुके हैं। आप में क्षमता है मेहनत करने की, आप में क्षमता है आगे बढ़ने की, क्योंकि काफी कम स्टूडेंट होंगे जो मुझे पता है वीडियो के एंड तक पहुंचेंगे। और सच में आप पहुंचे हो तो मैं गारंटी देता हूँ अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और अपने लाइफ में आप कुछ ना कुछ बढ़िया कर जाओगे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इस एग्जाम के बाद क्या पता आप मेरे चैनल पे आओ या ना आओ, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपका वेकेशन आ रहा है उसमें मजे करना, जितने हो सके उसमें मजे करना, अच्छे वाले मजे करना, क्लासेस लगाना, नई नई चीजें सीखना, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना, इंस्टाग्राम पे ज्यादा टाइम बर्बाद मत करना, स्नैपचैट पे ज्यादा टाइम बर्बाद मत करना, अपने गांव जाना, अपने दादा दादी से मिलना और एंजॉय करना। धन्यवाद, और इसी ज्ञान के साथ में मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ दोस्तों। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।